हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका सोशल साइंस देख रहे हैं और इसमें भूगोल हमारा चैप्टर चल रहा है। तो हम लोग वायु को देख चुके थे कि एयर में कितना % कार्बन है, ऑक्सीजन है और अन्य गैसें हैं, वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है। तो पिछले चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा और जो आज का चैप्टर है उसमें हम बेसिकली आपका जो है जल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल क्या है, कितने % मिलता है, क्या स्थिति है, कैसे मिलकर बना, इन सारी कंटेंट आपका परसेंटेज को हम लोग अपने लेक्चर में देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सीधा आपका चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो है आपके सामने है और चैप्टर नंबर 5 में आप देख सकते हैं जल हमारा चैप्टर है। ठीक, और सबसे पहले बताइए, एक इसमें बड़ा सिंपल सा प्रोसेस दिया है जल का, ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, जल चक्र को इसमें समझाया है, वाटर पैटर्न को, कि जल होता कैसे है बेसिकली, कैसे हम इसको यूज करते हैं, कैसे हमारे यूज पैटर्न में आता है। तो एक आम रूप में समझिए, जल सबसे पहले हमारे स्पेस में किसी नदी में, तालाब में भरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है, बाष्पीकृत होता है। बाष्पीकृत होकर बहुत ऊपर जाकर जो वेपराइज होकर ऊपर क्या होता है, संघनन। संघनन का मतलब होता है इकट्ठा होना। इकट्ठा होकर वो आपके बूंद बन जाता है और बूंद के रूप में वो आपका वर्षण यानी कि वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। नीचे गिरकर वो बहता है और बह के वापस आपका समुद्र या झील में चला जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है जल चक्र। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को समझे और पढ़ेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो जल का तो नष्ट ही नहीं हो रहा भाई, जितना वेपराइज हो रहा है उतना वो कंडेंसेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, संघनन होकर वापस नीचे आ रहा है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी खारा हो रहा है, खत्म हो रहा है? बताइए, सोच के बताइए, ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर हम लोग। अब आप इसमें सबसे पहले देखेंगे, अगर मैं आपका चैप्टर शुरू करूं तो चैप्टर शुरू करने से पहले कोई भी एक बच्चा किसी स्कूल से माइक लेकर आप लोग बेटा चैप्टर को पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, चलिए ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। कह रहे हैं जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनता है। जब मैंने कहा कि जल, तो जल कहने के बाद आपके दिमाग में क्या इमेज बनी, मेन है ये कि क्या पिक्चर क्या बनती है आपके दिमाग में, चित्र क्या बनता है। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, आने वाले नल के बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो आपका नल से जल निकलता है उसके बारे में क्या सोचते हैं। बच्चे बरस भर गड्ढे के कागज में नैब बनाकर तैर कर खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा पानी गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है, कि जो पानी, जो जल आपका गड्ढे में भरा था, वो शाम के बाद वो जल कहाँ चला गया, वो गड्ढे से कैसे गायब हो गया। ये सारी चीजें हमको इसमें दिखती हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पीकृत हो जाता है। ध्यान दीजिए, जल कहाँ गायब हुआ था, सूर्य ने उसको क्या कर लिया, वेपराइज करने के कारण वो जल गायब हो गया। और ठंडा होने पर, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर, कंडेंसेशन होकर बादलों के रूप में बदल जाती है और फिर क्या करती है, या तो ये आपकी वर्षा करती है या आपका हिमपात करती है, या समहिमपात के रूप में, वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र में नीचे गिर जाती है। यानी कि कहीं पर पानी भरा हुआ था, उस पानी पर आपका सूर्य का प्रकाश यानी कि तो किरणें पड़ी, पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने से वो बाष्पीकृत हुआ, बाष्पीकृत होकर पानी हवा जो बनकर जो हुआ उसको ऊपर उड़ गया। तो ऊपर उड़ने के पश्चात एक स्थान पर, एक हाइट पर पहुंचकर वो ठंडा हो गया और वो संघनन यानी कि कंडेंसेशन बन गया जलवाष्प की बूंद के रूप में। वापस पहाड़ी क्षेत्र जहां पर ऊंचाई अधिक है वहां आपके हिम के रूप में, बर्फ के रूप में वर्षा हुई, और जहां पर नहीं है वहां पर आपका बूंदों के रूप में, जल के रूप में वर्षा हुई। तो ये पैटर्न आपका फॉलो होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आज बोलते हैं कि आज गर्मी बहुत है तो आजकल में वर्षा होने वाली है, तालाब सूख रहे हैं, पानी एकदम वेपराइज हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती। तो ये आपको गौर करने की, देखने की, इन सब की आपकी जरूरत पड़ती है। चलिए
जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है। स्वरूप का मतलब अभी पानी था, फिर उसके बाद वेपराइज हो गया, फिर कंडेंसेशन से बादल की बूंद बन गई, फिर आपकी वर्षा हो गई और फिर आपका वापस समुद्र में आ गया, महासागर में आ गया। तो ये क्या करा, इसने अपने स्वरूप, अपने आकार, रूप, रंग में, स्थिति में आपका बदलाव किया। वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहा, उसको जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र। पृथ्वी हमारी थलशाला के सामने जो हम जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित थी, वही आज मौजूदा है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। कैसा हो? सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी कि जो जल आज हम खेत में सिंचाई कर रहे हैं, वो पहले अमेजन नदी में बह रहा होगा। तो कह रहे कुछ ये बात समझ नहीं आई सर, कि आप कह रहे हैं अमेजन नदी कहाँ बहती है? नॉर्थ, आपका दक्षिणी अमेरिका में बह रही है, उसके बाद आप यहाँ की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल संभव है। पानी आपका वेपराइज हुआ, वेपराइज होकर ऊपर उड़ गया, बादल के रूप में बादल चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वर्षा कहीं भी हो सकती है, किसी भी कॉन्टिनेंटल में हो सकती है, किसी भी कंट्री में हो सकती है। तो हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्लियर है कि वहीं होगी या कहीं और होगी। तो इस तरीके से ये आपका वर्षा का या जल का पैटर्न के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। अलवणीय जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल स्रोत, हिमनद, महासागर एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने का उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। कैसा होता है? खाने में प्रयोग किए जाने वाला आपका नमक जैसा होता है। अब देखिए, ये है आपकी अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं। ये देखिए, ये विश्व का मानचित्र है जो आपको दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पर। ये देखिए, ये अमेजन नदी है। सबसे पहले देखिए, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये वाला इतना क्षेत्र जो बचा है, ये आपका, ध्यान दीजिए, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, और ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इस तरीके से 7 के 7 कॉन्टिनेंटल आपके सामने है। अगर आप इनको गौर करके देखेंगे, ये पूरा विश्व आपके सामने है। क्लियर हुआ कैसे है? पूरा विश्व आपके सामने है। अब देखिए, जल चक्र को थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहे हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4, 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यह धरती की स्थल की अपेक्षा जल अधिक है, यानी कि लैंड कम है, पृथ्वी पर जल ज्यादा है। अनेक देशों में जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? कह रहे हमारे पास 75% पर अकेले क्या है? जल है। 75% भाग पर 3/4 का मतलब तो यही हुआ ना। तो इस पर क्या है? अकेला जल है। फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आपका जल का सामना कर रहे हैं, समस्या का सामना कर रहे हैं। पृथ्वी पर मौजूदा संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से तालिकाओं पर वितरण कीजिए। देखिए, हमारे पास जल कैसे कैसे मिलता है पूरा 100%। इसको, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत सारी परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा आप दे दीजिए, आप अपनी 9th की क्लास की दीजिए, 10th का दीजिए, ग्रेजुएशन दीजिए, आफ्टर ग्रेजुएशन IAS दीजिए, पीछे दीजिए, ये वाला जो आपको इतना सूत्र है, ये हर पेपर में पूछता है। महासागर में हमारा टोटल जल, मान लीजिए हमारा टोटल जल आपका 100% है। अब 100% जो आपका जल है वो कहां कहां पाया जाता है, इसमें बताया जाएगा। जैसे 97.3% ये दिखाया गया।
यानी कि 97.3% जल जो है हमारा महासागरों में भरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा जल कहां पर है आपका? समुद्रों में है। उसके बाद जितना भी हमारे पास आपका बर्फ है और बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड हैं जिन्हें हम पहाड़ कहते हैं, पर्वत के, इनके बर्फ के, उसमें कितना है? 0.2%। सोच के देखिए कितना कम जल है और हम बात करते हैं कितनी। ठीक, उसके बाद लैंड में कितना है? लैंड यानी कि धरती के अंदर 0.68%। कितना है? 0.68% आपको दिखाई देगा। आप सोच कर देखिए कि हम क्या कह रहे थे और जल कितना निकला एक्चुअल में। ठीक, दिख गया आपको? अच्छा, ये है स्थलीय समुद्र जल। अब जितना भी हम झीलों में जल देखते हैं वो कितना है? 0.009%। ठीक है, आप कह रहे हैं कि स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें कितनी है? 0.09%। वायुमंडल में कितना है आपका? 0.0019। नदियों में कितना है? 0.001%। यानी कि झीलों में पानी ज्यादा है तुलनात्मक रूप से आपका नदियों के रूप में। इन सबको ऐड करोगे तो टोटल 100% हो जाएगा। इस डाटा को वेरी इंपॉर्टेंट कर आप इसको किसी तालिका में, किसी कॉपी पर इसको लिख लीजिए। लिखिए चलो। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए, आपने चीज देखी होगी लवणता। जब आप जल पीते हैं तो कभी कभी आपको खारापन उसमें दिखाई देगा, नमक का परसेंटेज आपको उसमें लगेगा जैसे नमक हो। तो अगर हम नमक में, जल में अगर नमक का परसेंटेज निकालते हैं तो उसको प्रति 1000 ग्राम में देखते हैं कि आपका जो प्रति 1000 ग्राम में कितनी सैलिनिटी है, कितनी लवणता है। तो मौजूदा नमक की मात्रा औसत सागर में 15 भाग प्रति 1000 औसत ग्राम इस रूप में आपका दिखाता है। तो सैलिनिटी हम किस में नापते हैं? 1000 किलोग्राम जल के हिसाब से हम लोग मापते हैं। इजराइल में एक आपका सागर है, आपने सुना होगा डेड सागर, मृत सी। असल में सागर नहीं है, झील है, लेकिन इतनी बड़ी है, इस सागर सी महसूस होती है क्योंकि एक छोर से खड़ा होकर दूसरे छोर तक इसका जो है आपका किनारा नहीं दिखाई देता, तो इसलिए हमने इसको कह दिया आपका सागर बोल दिया, जबकि झील है। ठीक, तो ये 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। यानी 1 लीटर आप जल निकालोगे तो उसमें इतने हजार में ये इतने ग्राम आपको लवणता आपको दिखाई देगी। तैराक इसे प्लावक करते हैं क्योंकि नमक की अधिक होने से सांद्रता बन रहती है। आपने बहुत बार देखा होगा, जिस समुद्र में आपका सैलिनिटी अधिक होती है, अगर वहां आपको फेंक दे जाए ना कि आप डूब जाओगे, तो आप उस सागर और झील में डूब नहीं सकते क्योंकि उनकी घनत्व अधिक होने की वजह से आप ऊपर हमेशा तैरते रहोगे। तो कभी भी कोई आपको मृत सागर में घेर देता है तो आप वहां डूब नहीं पाओगे, कारण है उसमें अधिक सैलिनिटी होने का। ठीक, अब 2 लीटर जल में, अब कह रहे कैसे, देखिए 2 लीटर जल लो, मान लो यह पृथ्वी का संपूर्ण जल है और इसमें 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। जल में निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है। आपने 2 लीटर जल लिया, 2 लीटर जल में से आपने 12 चम्मच अलग कर दिया, जितना बचा हुआ आपका लवणीय जल है। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर में, समुद्रों में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए नहीं है, यानी कि जो समुद्र का जल है आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते। यह नमक युक्त है, इसमें सैलिनिटी ज्यादा है। कटोरे में रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूदा संपूर्ण अलवणीय जल को दर्शाता है। यानी कि जितना भी हमारे पास जल है ये केवल 12 चम्मच ही है। इस जल की वितरण को दर्शाया और स्वयं आप देख सकते हैं। ठीक, आप देख लीजिए, यही समझाने की कोशिश की है। तो ये पूरा क्षेत्र है
कि ये कैसे बना हुआ है, ये नमकीन वाला 100% कैसा हो रहा है, इसी को समझाने की कोशिश की गई है कि भाई ये किस तरीके से बन रहा है। जीवन के लिए जल एक अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने में केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुमूल्य संसाधन को आपका बर्बाद कर रहा है। जल क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए अपने घर और स्कूल। इन सब चीजों को आप गौर करके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक, और इनको महसूस कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ न्यूज हैं जो आपके यहाँ आती हैं कि वाटर योर ड्रिंकिंग, आप देख सकते हैं कि कैसे आपका पानी जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। एक वैश्विक इशू है। बहुत सारे ऐसे हमारे जिले हैं, राज्य हैं जहां पर आपका महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिस पुलिन पर क्षमा चाहूंगा पुलिन पर नम नम वालू, यानी कि जो आपके कोस्टल एरिया है, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणता की गंध, लहरों का संगीत, सब कुछ मोहित करने वाला प्रतीत होता है। आप किसी समुद्र किनारे पहुंच जाइए, आपको एक अलग सी हवा महसूस होगी, एक सुकून आपको मिलेगा। वहां लहरें आती हैं समुद्र की आवाज की, उनका संगीत आपको सुनाई देगा। ताल एवं झील के शांत विपरीत महासागर जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी कभी शांत नहीं होता है। महासागर की गति इस प्रकार में वर्गीकृत की जाती है जिन्हें तरंगे, ज्वार और भाटा और धारा के रूप में हम लोग इनको देखते हैं। कैसे देखते हैं? आपके आपके ज्वार और भाटा के रूप में हम लोग इनको देखते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक बार पूरा देख लीजिए। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ लीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। किसी का अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है किसी बच्चे की, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। ये आपका जल वाला है कि कैसे आपका जल बनता है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया है आपके सामने होती है, कैसे फिर वो रेनफॉल वर्षा के रूप में पैटर्न में बदलती है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। देख लीजिए, किसी का डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट का समय है, जितना पढ़ा है आप देखें बेटा। चलिए, देख लिया। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर हम आगे शुरू करते हैं तो आपको पता है समय लगेगा थोड़ा सा, और चीजें फिर बीच में रह जाएंगी। तो कल हम इसमें सुनामी जो है, तरंगे, आपदाओं को देख लेंगे। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आप ये बताएं कितने बच्चों ने आपका समुद्र को देखा है? कितने बच्चों ने? बताइए। और कैसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि समुद्र कैसा होता है? बताइए मुझे। चलिए, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को हमने अपने चैप्टर में पढ़ने का, जानने का प्रयास किया। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। सभी चैप्टर का आप लोग रिवीजन जरूर करें, सभी सब्जेक्ट का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।